जानते हैं सिक्योरिटी गार्ड से जोहो में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने तक की कहानी। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे और इसी के साथ ही देसी जोहो कंपनी एक बार फिर से चर्चा में है। बिल्कुल, आपको बता दें इस बार जोहो के एक कर्मचारी का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गया है जिसमें बताया गया है कि कैसे उसने एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते करते सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक का सफर तय किया। उन्होंने ना तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और ना ही कोई डिग्री हासिल की है। फिर कैसे हुआ ये सब, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये कहानी अब्दुल अलीम की है, एक ऐसे शख्स की जिसकी मेहनत और लगन अब इसे उस मुकाम तक ले आई है कि ये सुर्खियों में शुमार हो चुका है। कभी सड़कों पर गुजारा करने वाला, दाने दाने को मोहताज, सिक्योरिटी गार्ड की मामूली सी नौकरी करने वाला अब्दुल अलीम अब शानदार नौकरी कर रहा है। लेकिन उसकी जिंदगी इस मुकाम तक कैसे पहुंची, ये जानना बेहद दिलचस्प है। तमिलनाडु के रहने वाले अब्दुल अलीम ने अपनी कहानी खुद सोशल मीडिया पर बयां की, जो वायरल हो चुकी है। अलीम ने सोशल मीडिया पर लिखा है, 2013 में मैं सिर्फ 1000 रुपए लेकर अपने घर से निकला था, जिसमें से 800 रुपए सिर्फ किराए में खर्च हो गए थे। न थी नौकरी, न रहने का ठिकाना। 2 महीने तक सड़कों पर भटकने के बाद मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। और जिस कंपनी में गार्ड की नौकरी अब्दुल को मिली, वो कंपनी है जोहो, जो अपने नए मैसेंजर ऐप और मेल सर्विस को लेकर चर्चा में है। भारत की देसी कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन में मिली इस नौकरी ने कैसे अब्दुल की किस्मत बदल दी, इसकी दास्तां भी जान लीजिए। अब्दुल ने सोशल मीडिया पर ही अपनी पोस्ट में ये कहानी भी बयां की है। अलीम ने बताया, एक दिन कंपनी के एक सीनियर कर्मी ने मेरा नाम पूछा और कहा, अलीम तुम्हारी आंखों में जुनून दिखाई देता है। उन्होंने मुझसे मेरी पढ़ाई लिखाई और कंप्यूटर के बारे में मेरी जानकारी के बारे में पूछा। मैंने स्कूल में HTML की थोड़ी पढ़ाई की थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं और पढ़ना और सीखना चाहता हूँ। फिर मेरे करियर का नया सफर शुरू हो गया। अब्दुल अलीम की मुलाकात जोहो के सीनियर ऑफिसर शिबू एलेक्सिस से हुई थी, जिन्होंने उसे गाइड करने की पेशकश की। इसके बाद दिन में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी और फिर रात में कोडिंग सीखते हुए वक्त गुजरा। अलीम का कहना है कि करीब 8 महीने बाद मैंने एक सिंपल सा ऐप बनाया जो असल में यूजर इनपुट को विजुअल फॉर्म में दिखाता था। सीनियर ऑफिसर ने उसे अपने मैनेजर को दिखाया और वो उन्हें पसंद आया। इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि मैंने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की थी और मेरे पास कॉलेज की कोई डिग्री नहीं थी। लेकिन मुझे कहा गया कि यहाँ डिग्री की जरूरत नहीं, केवल काम और स्किल देखा जाता है। और फिर वो दिन आ गया जब मैंने इंटरव्यू दिया और पास भी हो गया। अब्दुल अलीम पिछले 8 साल से जोहो कॉर्पोरेशन में टेक्निकल स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने मेंटर शिबू एलेक्सिस और जोहो कॉर्पोरेशन का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें अपनी क्षमता को साबित करने का मौका दिया गया। अब्दुल की कहानी महज किसी इत्तेफाक से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये उन तमाम लोगों के लिए प्रेरक दास्तां है जो जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, लेकिन सुविधा और साधनों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब सैर सपाटे और सफर के लिए निकलते होंगे तो गूगल मैप का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, लेकिन कई बार गूगल मैप आपकी राह आसान बनाने की बजाय मुश्किल बना देता है। वैसे ऐसा हाल ही में गुजरात की सैर पर गए कुछ युवाओं के साथ हुआ, जिन्हें अपनी लोकेशन तक पहुंचने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। जी हाँ, क्योंकि ये तो हुई गूगल मैप के लोगों को भटकाने की बात, मगर क्या आपको ये पता है कि लोगों को राह भटकाने वाले गूगल मैप का विकल्प आ चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देसी नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल किया और फिर इसकी खूबियां बताई। और क्या है इसमें खास, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जंगल की सैर पर निकले और राह भटक गए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, स्थानीय लोग या फिर पुलिस की मदद के बगैर निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। लोग अक्सर अनजान इलाकों में सफर के लिए गूगल मैप का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार गूगल मैप भी राह भटकाने लगता है। ऐसी स्थिति में मैपल्स नाम का स्वदेशी नेविगेशन ऐप गूगल मैप के विकल्प के रूप में सामने आया है। इस ऐप ने सटीक तरीके से रास्ता तलाश करने के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस ऐप का इस्तेमाल किया और इसकी खूबियां बताई। कुछ मैपल्स में खास बात पता चली
कि जहाँ पर भी ओवरब्रिज और अंडरपास आता है वहाँ पे एक 3 डायमेंशनल जंक्शन व्यू आता है। और भी कई अच्छी चीजें पता चली कि जैसे किसी भी जगह हम पहुँचते हैं उस बिल्डिंग के अंदर मान लो मल्टीपल फ्लोर्स हैं, तो उसमें भी In 130 meters, enter rotary number 45 and take the 5th exit. उसमें भी जिस पर्टिकुलर शॉप में जाना है वो शॉप मैपल्स बता देता है। काफी अच्छे फीचर्स हैं। सही रूट की पहचान के लिए गूगल मैप काफी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अक्सर इसके नेविगेशन सिस्टम में खामियां भी खुलकर उजागर हो जाती हैं। ऐसा ही वाकया तेलंगाना से गुजरात की सैर पर पहुंचे 5 युवकों के साथ हुआ। ये लोग गुजरात में नर्मदा जिले के जरवानी के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इलाके में जंगल में घूमने निकले थे। गूगल मैप पर लोकेशन सेट करके चले, लेकिन रास्ता भटक गए और घंटों भटकते रहे। गूगल में जो लोकेशन दिखाया था तुंडाई हिल स्टेशन, मतलब वो तुंडाई हिल स्टेशन नहीं है, उससे भी और मेरे को 4 घंटे का ट्रैक हुआ था। तो वो 4 घंटे का ट्रैक में मेरे को किधर भी डायरेक्शंस वगैरह या फिर ऐसा जाने का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैं घूम गया था। ऐसे हालात में लिखित नाम के युवक ने अपनी मां से फोन पर बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में ट्वीट किया तो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मदद का आश्वासन दिया और स्थानीय लोगों को तुरंत सूचित भी किया गया। फिर नर्मदा पुलिस ने इन युवकों को तलाश कर मकाम तक पहुंचाया। हालांकि इस वाक़ये के जरिए एक बार फिर से गूगल मैप की गड़बड़ी उजागर हो गई। गूगल मैप में मेरे को मतलब माउंटेन का नीचे का लोकेशन ही डाला था और उसके माउंटेन के नीचे से मेरे को माउंटेन का ऊपर चढ़ने के लिए 5 घंटे लगा था मेरे को। तो इट वाज ए ब्लंडर मिस्टेक। 5 घंटे इट इज नॉट ए सिंपल टास्क। तो 5 घंटे में खुद में रास्ता पकड़ के गया था। एंड अगर कोई भी तुंडाई हिल स्टेशन फ्यूचर में जाना है तो किसी गाइड को लेके जाना है, क्योंकि उधर कोई नहीं रहता है। तुंडाई हिल स्टेशन जनों से भरा नहीं रहता है। बहरहाल देश में लोगों के पास अब स्वदेशी नेविगेशन ऐप भी मौजूद है, तो जहां गूगल गलती करे वहां मैपल से मदद तो ली ही जा सकती है और संभव है ये ऐप ज्यादा सटीक जानकारी दे। नर्मदा, गुजरात से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इंडिया के जिस स्वदेशी नेविगेशन ऐप की बात हो रही है उसकी इतना आखिर चर्चा क्यों है? सवाल ये भी है कि क्या गूगल मैप का मुकाबला करने के लिए ये ऐप पूरी तरह से तैयार है? और देखिए, इन्हीं सारे सवालों को लेकर हमारे सहयोगी मुंजिर अहमद ने मैप माई इंडिया के को फाउंडर और चेयरमैन राकेश वर्मा से खास बातचीत की। इसमें क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इसे इंडियन एक सॉलिड नेविगेशन सिस्टम बनाता है एज कंपेयर टू गूगल मैप्स? तो गूगल मैप्स के मुकाबले इसमें क्या अलग है जो इंडियन यूजर्स को ज्यादा पसंद आएगा? हाँ, तो मैं अगर एक एक करके काउंट कराऊं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें कॉमन ही हैं, लेकिन एक एक काउंट कराऊं तो पहला बताऊंगा वो है, उसको कहते हैं जंक्शन व्यू, जो कि एक फ्लाई ओवर पर जब आप चढ़ते हैं या नीचे से जाना होता है तो उसके पहले ही 100-200 मीटर पर आपको 3D व्यू देता है और उसमें बहुत अच्छे से दिखाता है कि आप तो या तो फ्लाईओवर पर जाओ या नीचे से जाओ। ना ये सेफ्टी और कन्वीनियंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ये गूगल में इस तरह, जिस तरह से हम दिखाते हैं, गूगल हाल में कुछ, अगर मैं शब्द ऐसा यूज करूं कि कॉपी करना चाहा, फिर भी ठीक से नहीं कर पाया है। उसमें 3D व्यू नहीं आता। दूसरा, अगर मैं और कुछ बताऊं, एक तो है कि हमारा मैपल स्पिन या हमारा डेटा जो है उसमें एड्रेस जो है हर घर का एड्रेस है, तो ये आपको डोर टू डोर नेविगेशन बहुत सही ढंग से ले जाता है, रादर देन कि पीछे के गली में उतार दिया या थिंग्स लाइक दैट, जिसका फायदा आपको सिर्फ कंज्यूमर्स को नहीं होता है, कोई भी डिलीवरी कंपनीज जो होती हैं उनको भी बहुत बड़ा फायदा होता है। अर्ली मूवर हैं, हमारे 25 साल से हम घर घर का एड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं, जब टेक्नोलॉजी भी उतनी खास थी नहीं। और उसके बाद जो हमारा जो डेटा का एक्यूरेसी है वो हम सैटेलाइट इमेजरी हम भी देखते हैं। और जहां तक आपने यूजर डेटा की बात की,
तो हाँ, गूगल को एंड्रॉयड फोन के मोनोपोलाइज करने के चलते उनको मैं कहूँगा बहुत फायदा मिला हुआ है। फिर भी फोन ये नहीं बताएगा ना कि इस घर का एड्रेस है और इस बिल्डिंग का एड्रेस है 237 ओखला फेज 3। वो तो एक तरह से पोस्टल एड्रेस है। तो इसके लिए गूगल बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है, अभी भी बहुत पीछे है। तो पुरियों में एक अयोध्या नगरी, वही अयोध्या नगरी जहां पर श्री राम का जन्म हुआ, वही अयोध्या धाम जहां के राजा राम हुए। अयोध्या का वैभव आज भी त्रेता जैसा है। यहां हर दिन उत्सव होते हैं, गली गली राम नाम गूंजता है। अयोध्या धाम फिर से एक बड़े उत्सव की तैयारी में है। और अभी हम दिवाली पर भव्य दीपोत्सव देखेंगे। उसके ठीक 1 महीने बाद अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वजा समारोह आयोजित होगा। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी। ये ध्वजा प्रतीक होगी राम मंदिर की पूर्णता की। 25 नवंबर को होने वाले मुख्य कार्यक्रम से कई दिन पहले अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। देश भर से राम भक्त इन पहलों की गवाह बनेंगे। श्री राम सनातन को मानने वालों की आस्था का केंद्र बिंदु है। श्री राम की मर्यादा और उनका चरित्र मानवता और सभ्यता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, साथ ही आधुनिक तकनीक और सनातन आस्था के विलक्षण संगम का प्रतीक भी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर दुनिया का पहला ऐसा मंदिर बन गया है जिसमें मजबूती के लिए टाइटेनियम जैसी धातु का उपयोग किया जा रहा है। इस बीच अयोध्या में रामलला के पावन धाम में एक बार फिर भव्य उत्सव होने वाला है। श्री राम मंदिर परिसर में अब धर्म ध्वजा की स्थापना होने वाली है। झंडारोहण होगा, इसमें राम के सेवक के रूप में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आएंगे और अयोध्या और काशी के सभी विद्वानगण इसमें शामिल होंगे, साधु संत शामिल होंगे और दिव्य अद्भुत वो क्षण आने वाला है। और 21 नवंबर से 25 नवंबर तक यह कार्यक्रम होगा। खबर है कि श्री राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वजा फहराई जाएगी उसका रंग, रूप और डिजाइन वाल्मीकि रामायण में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया जा रहा है। श्री चंपत राय जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको अनुरोध किया गया है कि वह उस पर निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। ध्वज का रंग कैसा हो, ध्वज पर चिन्ह क्या हो, ध्वज से संदेश क्या हो, ये सभी चीजें श्री चंपत राय जी को उन पर निर्णय लेना। मंदिरों, तीर्थस्थलों और साधुओं के अखाड़ों में स्थापित किए जाने वाली धर्म ध्वजा उनकी पहचान के साथ साथ सम्मान, शक्ति और आस्था का प्रतीक होती है। ये धर्म ईश्वर और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए धर्म ध्वजा की स्थापना को लेकर साधु संत बड़े उत्साहित हैं। राम जन्मभूमि मंदिर की भव्य दिव्य मंदिर का अंतिम चरण में है, अंतिम स्टेज पर है। दिनों रात वहाँ पर जो है काम चल रहा है, नित्य निरंतर जो है जल्दी जल्दी यह काम पूर्ण हो। और 25 नवंबर को जो विदित है कि 21 फीट का ध्वज स्थापित होगा, वह ध्वज जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा होगा। काशी के विद्वान, अयोध्या के विद्वान के जो है नेतृत्व में यह जो है ध्वज की स्थापना होगी, प्रतिष्ठा होगी। ये बड़े ही सौभाग्य की विषय है। रामनगरी में अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय का काम भी तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये खास म्यूजियम जल्द ही लोगों के सामने होगा। रामकथा संग्रहालय के निर्माण का सिविल काम पूरा हो चुका है। अब गैलरियों के निर्माण की तैयारी की जा रही है। इस संग्रहालय में 20 गैलरियां होंगी, जिसमें हर एक गैलरी के भव्य नाम भी होंगे। सभी नाम राम से जुड़े होंगे। इनमें से 5 पूरी तरह डिजिटल गैलरियां होंगी, जिसमें से 4 गैलरियां भगवान श्री राम और 1 गैलरी हनुमान जी को समर्पित होगी। रामकथा संग्रहालय से जन जन को श्री राम की गाथा सुनने को मिलेगी।
राम मंदिर के दर्शन से सौभाग्य मिलेगा और यही वजह है कि बड़ी संख्या में अयोध्या में राम भक्तों का रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि राम मंदिर देश ही नहीं दुनिया भर में मौजूद राम भक्तों की आस्था का प्रतीक है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आपको इसलिए इंतजार करने के लिए हमने बोला था, नहीं जाने के लिए बोला था, क्योंकि देखिए ठंड का मौसम आ चुका है, हमारे लिए तो आ चुका है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, बहुत पहले आ गया है। और चाय हमारी बाकी है, अभी चाय चल रही है, चर्चा भी चल रही है। ये बताइए, अक्टूबर के महीने में अभी शुरुआत में, इनफैक्ट सितंबर एंड से हमें ठंड लगनी शुरू हो गई है। एक्सपेक्टेड था? आप लोग तैयार थे? वो वाला वेदर आ गया है। वो होता है ना, आपने थोड़ा सा ब्लैंकेट भी लेना, फैन भी चलाना है। पिंक भाई, मुझे तो ये हमारा पेट वर्ड हो गया। ये पेट वर्ड है। मुझे इसी बात की बड़ी खुशी है कि हम दिवाली पिंक सर्दी में मना। अक्टूबर का महीना तो होता ही इसीलिए बहुत स्पेशल है, ना तो ठंडी बहुत ज्यादा होती है, ना गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, खैर ये सब छोड़ो, इतना हमारा अच्छा है। मुझे बताओ, एडवेंचर गेम किसको अच्छे लगते हैं इसमें? मेरा तो बड़ा मन है, मैंने मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं वापस से उसी बात पे आऊंगी। आप दोनों कभी भी बर्फबारी का मजा लेने गए नहीं, आप दोनों को जाना चाहिए। उसके बाद आप वापस नहीं जाएंगे। मैं गई हूँ, लेकिन मैं हिल नहीं पाऊंगी। नहीं, मैं गई हूँ, मैम बोल रहे हैं मैं गई हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि वो 10 मिनट ही आप वहाँ रह सकते हो, आपको बहुत मुश्किल होती है। हाँ, तो वो दूर से देखना। तो ऐसे में आप कौन सा एडवेंचर करना चाहेंगे? जब आप 10 मिनट रह सकते हैं। स्कीइंग करना चाहेंगे। 10 मिनट में स्कीइंग करेंगे हम। थोड़ा एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए ना लाइफ में। चलिए ठीक है, नहीं ये भी बात सही है, थोड़ा एक्सपीरियंस एडवेंचर थोड़ा करना चाहिए। तो देखिए, ऐसे बहुत सारी जगह हैं हमारे देश में। अब तो इनफैक्ट उत्तराखंड में ऐसी बहुत जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। और क्या कुछ है गुंजन खास? हम क्या बिल्कुल, देखिए, हसीन वादियां कश्मीर की, जहां एडवेंचर गेम का आयोजन हो रहा है। गुलमर्ग में डाउनहिल माउंटेन बाइकिंग कंपटीशन हुआ। इस इवेंट में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचे। विदेशी राइडर्स को गुलमर्ग बेहद पसंद भी आया। एक तरफ बर्फ से लदी ऊंची ऊंची चोटियां, जबकि दूसरी तरफ बेखौफ होकर राइड करते एडवेंचर के शौकीन युवा। ये तस्वीर धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के गुलमर्ग की है, जहां पहली बार डाउनहिल बाइकिंग इवेंट आयोजित की गई है। डाउनहिल माउंटेन बाइकिंग की ही एक शैली है। गुलमर्ग में हुए इस इवेंट में भारत के ही नहीं, कई अंतर्राष्ट्रीय राइडर्स ने भी हिस्सा लिया और अपने टैलेंट से सभी को हैरान किया। इन्हें उबड़ खाबड़ जमीन पर बेखौफ राइड करते देखने वाले दंग रह गए। कभी ये छलांग लगाते, कभी ढलान, तो कभी खड़े पहाड़ों को पार कर आगे बढ़ते रहे। ऐसी कई बाधाओं को पार करने के लिए इन्हें लंबी लंबी छलांग भी लगानी पड़ी। Track and the people here are amazing. The altitude here makes it quite hard for breathing. It's a very fast track, very rocky. इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। यहाँ मौजूद सैलानियों ने मुकाबले का रोमांच तो महसूस किया ही, साथ ही कुदरत के हसीन नजारों के साथ वक्त भी बिताया। इवेंट में पहुंचे सैलानियों ने जमकर सेल्फी ली और फोटो भी खिंचवाए। ये फेज 1 से लेके गंडोला के बेस तक 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। टोटल एलिवेशन ड्रॉप है 3050 मीटर से 2600, ऑलमोस्ट 450 मीटर्स का एलिवेशन ड्रॉप है। अभी तक सारे जो इंटरनेशनल राइडर्स आए हुए हैं, उनको गुलमर्ग तो बहुत ही पसंद आया। सब कह रहे हैं अगले साल वापस आना है। सब कह रहे हैं उनको और भी लंबे टाइम के लिए आना है, स्कीइंग के लिए आएंगे। तो हमको तो पहले ही पता था कि गुलमर्ग कुछ खास ही चीज़ है। अब हमने बस इंटरनेशनल टूरिस्ट और इंटरनेशनल राइडर्स को ये दिखाना था। माना जा रहा है कि इस तरह के इवेंट कश्मीर के पर्यटन को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, साथ ही युवा प्रतिभा को हुनर दिखाने का मंच भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दीपिका, इन्होंने ठंड की बात कर ली, हम सफारी पे चलते हैं। हम जंगल सफारी पे चलेंगे। इस मौसम में वो एडवेंचर ज्यादा अच्छे हैं। और गुंजन को लेके चलेंगे। देखिए, इस मौसम में ना जंगल सफारी का अपना मजा है। मजा है शगुफ्ता, मैं बताऊं, 31 को जंगल सफारी करने गई। लिटरली होटल वालों ने ना ब्लैंकेट दे रखा था।
इतनी सर्दी रणथंभौर में कि नहीं हम ऐसे पूरा कवर करके गए और हमें मुझे लगता है हिरन के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा, वो भी बहुत मुश्किल दिखा। पर आपको तो ठंडी भी ज्यादा लगती है। बहुत लगती है यार, लेकिन आप इतनी सुबह 5 बजे सुबह आप गए सफारी के लिए कि आपको शायद लायन दिखे, लायन दिखे, उसमें आपको हिरन दिख के आया। अच्छा रहा है ना, मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैं बहुत कुछ दिखा है, बाघ दिखा है, गिर गई हूँ दोनों जगह, मेरे को हर बार शेर भी दिखे और बाघ भी नजर। चलिए आपको क्या दिखेगा आप ही डिसाइड कीजिए, लेकिन ना ज्यादा गर्मी है ना ठंड है, जंगली जानवर आसानी से देखने के लिए मिल जाते हैं जिसकी किस्मत अच्छी हो। लेकिन कभी कभी सफारी के दौरान ना जंगली जानवरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई अगर देखने को मिल जाए तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। बिल्कुल, देखिए वहां बाघों के बीच वर्चस्व की जंग देखने को मिल रही है। टेरिटरी को लेकर बाघों के बीच काफी ज्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है, यानी कि ये चीज तो देखने लायक है कि दो बाघ आपस में लड़ रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है। तो क्या है वीडियो, आप भी देखिए। रणथंभौर से दो बाघिनों के बीच संघर्ष की ये तस्वीर जब से आई है, सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस जंगल में सब कुछ ठीक भी है या नहीं। दरअसल इस झड़प की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि झगड़ा दो अलग अलग इलाकों में रहने वाले बाघों या बाघिनों के बीच नहीं हुआ है, बल्कि बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी मीरा के बीच ये झड़प हुई है। कहा जा रहा है कि ये झगड़ा इलाके को लेकर हुआ है और बेटी ने इलाके के लिए मां को ही चुनौती दे डाली है। अभी जैसे रिद्धि और उसकी बेटी के बीच में जो लड़ाई हुई है वो हुई है उनके इलाके को लेकर के। बेटी अब बड़ी हो गई। जनरली बच्चे जब 22 से 24 महीने को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर उनके बीच में कोई रिश्ता, कोई प्यार मोहब्बत नहीं रहती है। फिर माँ उनको अपने से दूर भगाती है कि आप लोग जाइए, अपना इलाका अब बनाइए। उनकी जो ड्यूटी थी वो समाप्त हो चुकी है। रणथंभौर से आई इस तस्वीर के बाद पूछा जा रहा है कि क्या सवाई माधोपुर का ये जंगल बाघों की संख्या के लिहाज से अब छोटा पड़ने लगा है और बाघों के बीच बढ़ते संघर्ष जंगल के इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बाघों का ऐसा दंगल कैमरे में कैद हुआ है। हाल के सालों में बाघों के बीच खूनी संघर्ष की तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। अभी जो टकराव देखा गया है हाल ही में दो मादाओं के बीच में, ये माँ बेटी में जो हुआ है, ये अवश्यंभावी है और ये हर जगह होता है। ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई खतरे की बात भी नहीं है। माँ और बेटी का संघर्ष जो है वो इतना खतरनाक और नुकसानप्रद नहीं होता है। आपस में लड़ते जरूर है, परंतु वो एक दूसरे को इस कदर घायल नहीं करते कि वो जिंदा ना रह सके। परंतु जो नई एरिया में अगर ये बाघिन की बच्ची जाएगी तो जो नई मादा उसे मिलेगी या नई फीमेल उसे मिलेगी, उसके साथ इसके संघर्ष तेज हो सकते हैं, वो खतरनाक भी हो सकते हैं। रणथंभौर के जंगल में बाघ एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं, ये सवाल बाघों की बढ़ती आबादी से जुड़ा है। अभी की बात करें तो रणथंभौर के जंगल में करीब 78 बाघ, बाघिन और शावक हैं, जो इस जंगल के इलाके के हिसाब से काफी ज्यादा है। रणथंभौर का जो इलाका है उस हिसाब से यहाँ 55 से 56 बाघ के लिए ही जगह है। बाघों में आपसी टकराव के दो मुख्य कारण हैं। एक है टेरिटोरियल फाइट, दूसरी है आपस में जो दो नर है वो आपस में मादा के लिए भी संघर्ष कर सकते हैं। कभी कभी बच्चों में भी उस जगह को आपस में छीनने के लिए और थोड़ा बहुत शिकार के लिए भी आपसी टकराव हो जाता है। परंतु अधिकांश जो टेरिटरी का जो फाइट है वही मुख्यतः कारण बनती है। जंगल का कानून कहता है कि हर बाघ का अपना एक निश्चित इलाका होता है। इस सीमा के भीतर शिकार, पानी और साथी सब कुछ मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जंगलों में जगह सिमटती है, बाघों की संख्या बढ़ने से टकराव मुमकिन हो जाते हैं। जंगल को करीब से जानने वालों का मानना है कि रणथंभौर में एक बाघ को महज 14 से 15 वर्ग किलोमीटर का इलाका ही मिल पा रहा है, जो बेहद कम है। देखिए, टेरिटोरियल फाइट दो रीजन से होती है। एक तो दो मेल अगर एक ही जगह पर उनका मिलान हो जाए तब वो आपस में अपनी टेरिटरी और अपनी अपनी फीमेल्स को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इलाके का संघर्ष कहा जाता है उसे। दूसरा जो टेरिटोरियल फाइट जो होती है या टाइगर्स के बीच में जो भी लड़ाइयाँ होती है वो होती है माँ और बच्चों के बीच में। अभी जैसे रिद्धि और उसकी बेटी के बीच में जो लड़ाई हुई है वो हुई है उनके इलाके को लेकर के। बेटी अब बड़ी हो गई। जनरली बच्चे जब 22 से 24 महीने को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर उनके बीच में कोई रिश्ता, कोई प्यार मोहब्बत नहीं रहती है। फिर माँ उनको अपने से दूर भगाती है
कि आप लोग जाइए, अपना इलाका आप बनाइए। उनकी जो ड्यूटी थी वो समाप्त हो चुकी है। जाहिर है रणथंभौर का ये जंगल बाघों की बढ़ती आबादी और उनके लिए सिकुड़ते इलाके की समस्या से जूझ रहा है। अभी अप्रैल में ये जंगल T120 और एक दूसरे बाघ के बीच संघर्ष देख चुका है। इसी तरह 2019 में T57 और T58 की भिड़ंत ने जंगल के जोन 6 को हिलाकर रख दिया था। यही नहीं, 2020 में एरोहेड और उसकी बेटी रिद्धि के बीच जंग सुर्खियों में रही। रणथंभौर में हाल के सालों में बाघों ने अपना कुनबा तेजी से बढ़ाया है। इसी साल 14 मई को बाघिन 2302 ने 3 शावकों को जन्म दिया था। मई की 4 तारीख भी इस जंगल के लिए अच्छी साबित हुई। इस दिन बाघिन T111 ने 2 शावकों को जन्म दिया। इसी साल अप्रैल की 28 तारीख को बाघिन RBT 2313 2 शावकों की मां बनी। 18 अप्रैल को सुल्ताना नाम की बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया। 23 फरवरी के दिन बाघिन T122 ने 4 शावकों को जन्मा और इसी साल 12 फरवरी को RT103 नाम की बाघिन 2 शावकों की मां बनी। जंगल का कानून ताकतवर के हिसाब से बनता बिगड़ता है, लेकिन जब जंग अपने इलाके और अस्तित्व को बचाने पर आ जाए तो जंगल का ये दंगल और भी बड़ा हो जाता है। फिलहाल तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघों के गुस्से के ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां ऐसे संघर्षों का बढ़ना तय है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में डलहौजी में एक जंगली भालू रात के वक्त रिहायशी इलाके में पहुंच गया। ये मादा भालू अकेले नहीं थी बल्कि अपने 2 बच्चों के साथ मॉल रोड पर टहलती दिखी। एक कार सवार ने भालुओं की टोली को टहलता देख उनका वीडियो बनाया। बताया गया कि उस इलाके में भालुओं की बस्ती के बीच आना कोई नई बात नहीं है। ऐसे मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। कुछ दिनों पहले डलहौजी में एक जंगली भालू दरवाजा तोड़कर मकान के किचन में घुस गया। हालांकि वन विभाग की टीम भालुओं को इंसानी बस्ती से दूर रखने के लिए गश्त वहां लगातार करती रहती है। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे चाय पर।